हेलो स्टूडेंट्स। देखो, इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम ऐसे ही डिस्कस कर देंगे विदाउट रिटन। बात समझ में आ रहा है? उनको भी आप सुनिएगा और कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कितना वीडियो बनाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? A lens made up of glass of refractive index 3 by 2 has focal length 20 centimeter in air. Find the focal length of the lens when it is immersed in water. Mu W दिया हुआ है 4 by 3। कहता है कि लेंस ग्लास का बना हुआ है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 3/2 है। अब उस लेंस को अगर हम इमर्ज कर देते हैं यानी डुबा देते हैं वाटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो वाटर के इनसाइड में कितना फोकस दूरी होगा यानी फोकल लेंथ कितना होगा। अब फिर से समझ लो हिंदी में भाई कि लेंस जो है कांच का बना हुआ है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, पानी का भी अपवर्तनांक दिया हुआ है, हवा में कांच का है ना जो सॉरी लेंस का जो फोकस दूरी है वह दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जब उसको पानी में डुबा देते हैं तो पानी के अंदर में फोकस दूरी क्या होगा निकालना है। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज करना है। किसी भी मीडियम में कहे, किसी माध्यम में कहे कि इमर्ज करा देते हैं, लेंस को डुबा देते हैं, तो उसके अंदर जो है फोकस दूरी क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, पावर क्या होगा। तो पहले फोकस दूरी निकालोगे तभी पावर निकलेगा। तो फोकस दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। देखो, एफ डब्ल्यू बाई एफ ए, ठीक, बराबर होगा एम्यू जी माइनस 1 इंटू एम्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम्यू जी माइनस एम्यू डब्ल्यू। अब देखो एम्यू जी ये हो गया ग्लास का हो गया यानी लेंस के पदार्थ का हो गया यार। यहाँ तो दिया हुआ है एमयू डब्ल्यू वाटर का दिया हुआ है, यहाँ भी एमयू जी लेंस के पदार्थ का दिया हुआ है यानी कांच का यानी ग्लास का दिया हुआ, यहाँ वाटर का। अब पुट कर दो तो यहाँ 3/2 हो गया, -1 हो गया, यहाँ 4/3 हो गया, यहाँ 3/2 हो गया, -4/3 हो गया। अभी यहाँ पर फ्रैक्शंस का क्या है, डिफरेंस है कि नहीं, यानी भिन्न का घटाव। इसको सॉल्व कर लो फिर ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, तो एट लास्ट जो है एफ डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 4 × 20 यानी 80 सेंटीमीटर। बात समझ में? तो जब फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ आ गया 80 सेंटीमीटर, तो पावर भी निकाल सकते हो। पावर कैसे निकालोगे? तो पावर ऑफ ए लेंस P इज इक्वल टू 1/f डायोप्टर होता है। कब? जब f मीटर में मेजर होता है तब। अगर f सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 लिखना, 100/f डायोप्टर, याद रखना। f मीटर में हो, जनरली सेंटीमीटर में निकलता है और देता भी है, तो 100/f डायोप्टर याद रखना। कब? जब f सेंटीमीटर में हो तब। फिर से बोलते रहे, पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 100/f डायोप्टर। कब? जब f सेंटीमीटर में हो तब। अब प्रायः जनरली सेंटीमीटर में ही फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ देता है। क्लियर हो गया? अगर मीटर में दे, ठीक, तो ऊपर में जो 100 हम लिख रहे हैं, ऊपर में जो 100 बतला रहे हैं 100 नहीं लिखना है, राइट। 1/f डायोप्टर हो जाएगा। कब? जब f मीटर में रहेगा तब। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर क्वेश्चन कहता है कि लेंस को पानी में न इमर्ज कराकर किसी दूसरे लिक्विड में, द्रव में इमर्ज कराते हैं, डुबाते हैं, और उस द्रव का, उस लिक्विड का है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो उस द्रव में, उस लिक्विड में हम उस लेंस का फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला यही रहेगा। करना क्या होगा, देखो यहाँ W लिखा हुआ है तो L लिख देना। L से क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, तो FL हो जाएगा। अब बाई तो FA रहेगा ही, बाई FA रहेगा ही। अब यहाँ पर क्या चेंज करना होगा? देखो यहाँ पर फिर L यानी MUL, तो यहाँ पर देखो MUL लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा। किसका? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दिया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर भी W के जगह पर L हो जाएगा, है ना, MUL हो जाएगा। यहाँ तो सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। तो इस तरह से उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा,
फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter and -5 centimeter are kept in contact. What is the focal length and power of the combination? क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपर्क में दो पतले लेंस रखे गए हैं, संपर्क में दो पतले लेंस रखे गए हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः +10 सेंटीमीटर एवं -5 सेंटीमीटर है। समतुल्य फोकस दूरी एवं समतुल्य शक्ति ज्ञात करें। यानी जो कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन के बनने से जो एक तीसरा नया लेंस प्राप्त होगा उस लेंस को समतुल्य लेंस और इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। ठीक, तो उसी लेंस का फोकस दूरी और फिर पावर निकालना है। तो देखो फॉर्मूला है 1 बाई कैपिटल एफ, चाहे स्मॉल एफ भी लिख सकते हो। 1 बाई हम कैपिटल एफ लिखे तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। याद रखना जब दो लेंसों को सटा कर रखा गया है, संपर्क में रखा गया है, इन कांटेक्ट में रखा गया है, तो याद रखना कॉम्बिनेशन के लिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव जैसा दिया हुआ रहेगा वैसा पुट कर देना। ये धनात्मक है तो धनात्मक है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इसको सोल्व करोगे तो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि जो समतुल्य लेंस है, जो इक्विवेलेंट लेंस है, वह कॉन्केव लेंस के जैसा वर्क करता है, क्योंकि नेगेटिव यानी ऋणात्मक फोकस दूरी है। क्लियर हो गया। अब पावर निकालना है तो देखो सेंटीमीटर में हम पहले ही कह चुके हैं, सेंटीमीटर में है तो 100 बाई एफ लिखो, डायोप्टर लिखो। अब एफ का वैल्यू डाल दो, यहाँ -10 डायोप्टर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफओ इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफई इज इक्वल टू दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। यानी खगोलीय दूरबीन के लिए एफओ, एफओ का मतलब समझो यार, है ना, यानी खगोलीय दूरबीन यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में टू कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं, एक वस्तु की ओर एक नेत्र के निकट। तो वस्तु की ओर को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में, हिंदी में अभिदृश्यक बोलते हैं, है ना। और उसकी फोकस दूरी एफ हो गया, और जो नेत्र के करीब है, आईज के करीब है, उसको आईपीस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नेत्रिका। तो उसका फोकस दूरी जो होगा एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, हिंदी में सामान्य समायोजन क्या है, तो सामान्य समायोजन यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि हम इमेज कहां देखेंगे, तो जहां पर वस्तु है, जहां पर बॉडी है, जहां पर हेवनली बॉडी है, जैसे मून जो है, चंद्रमा जो है जहां पर है, लेकिन उसी स्थान पर हम बड़े साइज में उसका इमेज देखेंगे, तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। यानी इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो अनंत पर। इसी को हम कहते हैं सामान्य समायोजन। क्लियर हो गया। तो आवर्धन जो क्षमता होगा इस स्थिति में, यानी एम मैग्नीफाइंग जो पावर होगा, एम इज इक्वल टू -FO बटा एफ। रट लो भाई, जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहता है इमेज का फॉर्मेशन तो इन्फिनिटी पर बनेगा, तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा एम इज इक्वल टू -FO बाई एफ ई। लेंथ जो होगा ट्यूब का FO प्लस एफ ई, ऐसा ना कि एफ ई निगेटिव है तो यहाँ FO माइनस एफ ई कर देना यार। डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होती। तो यहाँ पर पुट कर दिए, -15 आ गया। ऐसे मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो 15 लिखिएगा, माइनस हटा दीजिएगा। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण केवल कहे तो केवल 15 होगा। लंबाई देखो एफओ प्लस एफ नहीं भी पूछ रहा है फिर भी यहाँ निकाल दिए हैं। एल इज इक्वल टू एफओ प्लस एफ इज इक्वल टू 75 जोड़ 5 बराबर 80 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अगर पूछता है कि भाई, है ना, डी डिस्टेंस पर निकालना है, कितना डिस्टेंस पर निकालना है, डी डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है, डी डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर चेंज हो जाएगा। लेकिन तुमको, है ना, इसी को याद रखना है, क्योंकि जनरली जो है मैग्नीफाइंग पावर कब पूछता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ही पूछता है। ठीक, तो इसी को याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ए मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ 2L एंड मैग्नेटिक मोमेंट M
is bent in form of a semicircle, find its new moment। देखो कहता है एक चुंबकीय तार है, अब सपोज करो ये सीधा है, चुंबकीय तार है, इसकी लंबाई 2l है। अब इसको बेंड है ना, बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, मोड़कर सेमी सर्कुलर का रूप बनाते हैं, सेमी सर्कुलर रूप बनाते हैं, यानी अर्धवृत्ताकार। तो उस स्थिति में कहता है नया जो मोमेंट होगा, यानी मोमेंट का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ यार, हिंदी में उसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, निकालें। तो देखो यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं। अब देखो यह जो लेंथ है 12 हो गया, ये जो लेंथ है 12 होगा, और अर्धवृत्त की लंबाई हो गई कितना, 2 पाई आर, नहीं पाई आर हो गई, तो पाई आर हो गई, बात समझ गया, बराबर हो गया 12। तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पाई आर बराबर हो गया 12, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी पाई आर बराबर हो गया 12। फिर कह रहे पाई आर बराबर 12, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। अब देखो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बात समझ गए, यानी न्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा नया, तो m1 लिख दिए हैं बराबर स्मॉल m इंटू 2r। अब स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ गुना दोनों पोल्स के बीच की दूरी। तो दोनों पोल्स के बीच की दूरी देखो, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ हो गया, साउथ पोल यहाँ हो गया, तो दोनों पोलों के बीच की दूरी जो है कितना हो गया, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हैं 2r, क्लियर। अब m इंटू 2 इंटू आर, आर का वैल्यू पता है ना कि 12/पाई होगा। अब 12/पाई पुट कर दिए है ना, तो 12 पुट कर दिए, 12/पाई पुट किए हैं, तो यहाँ कितना होगा देखो m इंटू 2l, इसको याद रखो, स्मॉल m इंटू 2l इसका पहले वाला मोमेंट है ना, जब वो सीधा था, तो वो हो गया कैपिटल M, ये जो 2 बच गया तो 2/पाई हो गया, यहाँ तक 2/पाई इंटू हो गया कैपिटल M। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the current in the coil decreases from 10 ampere to 5 ampere in 0.1 second, find the value of self inductance। कहता है एक कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 10 एम्पियर से घटकर 5 एम्पियर हो जाती है, स्वप्रेरण गुणांक है ना ज्ञात करें। तो देखो फॉर्मूला है, स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करने के लिए या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहो या सेल्फ इंडक्टेंस कहो, एल का मान निकालना है। तो ईएमएफ विद्युत वाहक बल बराबर -L di/dt, सूत्र याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, ठीक। अब देखो ई यानी जो विद्युत वाहक बल है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो ईएमएफ है, उसका वैल्यू 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5, माइनस हो जाएगा एल। आप देखो 5 माइनस 10 यानी 10 से 5 हुआ, तो फाइनल करंट कितना हो गया 5, इनिशियल कितना हो गया 10, यानी बाद वाला 5 शुरू वाला 10, तो 5 घटाओ 10 अब बटा समय हो गया 0.1। अभी डी को हटाओ यार, डी को सोचते रह जाओगे, डी को हटाओ। तो चलो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो -5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/0.1 होगा। अब 5 कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0.1 हेनरी हो जाएगा। तो स्वप्रेरकत्व समझ गए, या स्वप्रेरण गुणांक, इंग्लिश में कहोगे सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मात्रक जो होता है, जो यूनिट होता है, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एसी यानी अल्टरनेटिंग सर्किट जो है उसमें I इज इक्वल टू गिवन है, फाइंड IRMS फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज करंट निकालना है। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I का सूत्र दिया हुआ है, यानी मान दिया हुआ है यार, और कहता है IRMS आवृत्ति एवं औसत धारा ज्ञात करें। तो फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू I0 sin 2πft, इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक जो धारा है उसका सूत्र याद रखो, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी होता है, ओमेगा की जगह पर हम लिख देंगे 2πf, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 sin 2πft। अगर ईएमएफ के लिए रहे, विद्युत वाहक बल के लिए रहे, तो यहां लिखना है ना, तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई कर्सिव राइटिंग में लिख दो, स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो यार, है ना। तो इज इक्वल टू ई नॉट होगा sin 2πft होगा।
तो आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो, कंपेयर कर लो इसे, आई नॉट के प्लेस पर 60 है तो 60 एम्पियर हो गया। अब देखो 200 पाई टी, तो यहाँ 2 पाई एफ टी टी है ना, कैंसिल, तो 2 पाई एफ के जगह पर क्या हो जाएगा, 200 पाई हो जाएगा, तो 200 पाई लिख दिए, एफ का वैल्यू 100 हर्ट्ज निकल गया। अब फिर सेपरेट करके निकाल दिया है ए में आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू होता है, और ई आर एम एस कहेगा तो ई नॉट बाई रूट टू होगा, याद रखना। तो 60 बाई रूट टू हो गया एम्पियर। फ्रीक्वेंसी तो पहले निकाल दिए हैं। अब एवरेज जो करंट होता है हाफ साइकिल में, है ना, कितना होता है, 2 आई नॉट बाई पाई होता है, तो आई नॉट का वैल्यू 60 है, वहां दिया हुआ है, तो 60 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 बाई पाई हो गया। तो औसत धारा निकल गया, आवृत्ति निकल गई, आरएमएस धारा निकल गई। तो सूत्र याद रखिएगा तब ना, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, पहले वीडियो बना दिए 10 क्वेश्चंस का, वो भी नहीं प्रैक्टिस किया, कितना वीडियो बनाएंगे यार। तो देखो अब बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कम से कम एटलीस्ट आपको 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बढ़ाए दिए हैं, 10 क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, 10 प्लस 10 20 हो गया, और उसके अलावा कुछ ओरल हम बोल देंगे, उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने कहा, जस्ट कहा कि यहाँ हम तात्क्षणिक धारा यानी इंस्टेंटेनियस करंट का क्वेश्चन दिए हैं, कहीं एग्जाम में पूछ दिया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, रे बुर्बक, तो इसी आधार पर ना उसको सॉल्व कर लोगे। उसके लिए क्या याद रखना होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर सुनो, E इज इक्वल टू ई नॉट 2 पाई एफ टी। अब ई नॉट का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा 20, 30, 40, 50, तो उसके जगह पर तुम लिख देना उतना वोल्ट लिख देना। बात समझ में आ रही कि नहीं। फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ रहेगा, उसके जगह पर जितना रहेगा 100, 200 रखकर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब कहेगा आरएमएस वोल्टेज, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू होगा, तो ई नॉट जब निकल जाएगा तो ई नॉट बाई रूट टू से डिवाइड कर देना, वोल्ट में लिख देना। क्लियर हो गया कि नहीं। अब सुनो, एसी से रिलेटेड अगर पूछता है, क्या पूछता है, इंपीडेंस निकालने के लिए पूछता है, जैसे एल आर परिपथ है, एल आर सर्किट है, तो उसमें जेड निकालो पहले, तो जेड इज इक्वल टू एल आर है, क्या है, एल आर है, तो जेड इज इक्वल टू होगा, जेड का मतलब समझो इंपीडेंस, यानी उसको रेसिस्टेंस ही समझो, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, प्रभावी प्रतिरोध है, समझ गए कि नहीं। नेचर वही है, इंपीडेंस का मतलब नेचर रेसिस्टेंस का ही है, इफेक्टिव है, प्रभावी है। तो रूट ओवर, है ना, रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर। एक्सएल का मतलब ओमेगा एल होता है, ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ होता है, सब बतला ही दिए। तो जेड निकाल लीजिए, और जेड निकाल लीजिए तो वही ना इंपीडेंस हो गया हमारा, जेड को ना इंपीडेंस कहते हैं। अगर सी आर सर्किट है तो उसमें जेड इज इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। अगर एलसीआर सर्किट कह रहा है तो उसमें क्या होगा, इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, फिर से रख लो, इंपीडेंस इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिबाधा, इंपीडेंस इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिबाधा, जेड से लिखते हैं। तो एलसीआर परिपथ में, एलसीआर सर्किट में हो जाएगा जेड बराबर रूट ओवर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर। तो इस फॉर्मूला से आप जेड निकाल लीजिएगा। तो अब एक बार और समझ लो, एलसीआर हो गया, सीआर हो गया, एलआर हो गया, तीनों परिपथों में अगर प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस कहता है तो सूत्र का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं। अब चलो नेक्स्ट जो है, फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन, यानी देखो अब इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में ना लिखा, हिंदी में समझ लो यार। एम एन के बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, एम एवं एन बिंदुओं के बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम 2 ही बतलाए हैं यार। प्रोसेस समझ लो कि श्रेणी क्रम होगा, सीरीज होगा, तो 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू लिखना। अगर समानांतर होगा, पैरेलल फॉर्म में होगा, तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखना। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कितना हम वीडियो में डालेंगे। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, है ना, तो समझ लेना कि तीनों सीरीज में नहीं है, तीनों पैरेलल में है, यानी समानांतर में है।
इस तरह का क्वेश्चन है। तो Cp इज इक्वल टू C प्लस C 3C हो गया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो ऐसा पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लास्ट वाले घर से चलो, लास्ट वाले घर से। तो इधर देखो ये तीनों हो गया सीरीज में, हो गया तीनों श्रेणी क्रम में, तो 1/CS करके निकाल लो, फिर उलट दो, C इक्विवेलेंट निकल गया, और तब इसके साथ बीच वाला के साथ हो जाएगा समानांतर यानी पैरेलल, फिर उसके बाद सीरीज, फिर बीच वाला के साथ क्या हो जाएगा यानी पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में श्रेणी क्रम हो जाएगा, लास्ट में सीरीज हो जाएगा, एम एन के बीच में फाइंड आउट हो जाएगा। बात समझ गए? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन EMW, अरे EMW का मतलब हुआ इलेक्ट्रो, है ना, मैग्नेटिक वेव हुआ, EMW तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, EMW का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया EMW। इसमें एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है E0 यानी E0 कहो यार शुद्ध रूप से, तो E0 का वैल्यू दिया हुआ है 48 वोल्ट पर मीटर, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है यानी आवृत्ति है, तो ये दिया हुआ है हर्ट्ज में। अब क्या कहता है, फाइंड यानी ज्ञात करें बी नॉट का मतलब क्या हो गया, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड नहीं, उसका, है ना, क्या कहता है एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, बात समझ गए, और यानी आयाम कहिए। अब फिर कहता एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी औसत ऊर्जा घनत्व, 80 में कहता लेमडा, लेमडा का मतलब तरंग दैर्घ्य हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, एम्पलीट्यूड हमको दिया हुआ है, अब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमसे पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, आयाम को अब ऐसे समझ लो, मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उसी को आयाम कहते हैं, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, महत्तम मान को। तो फॉर्मूला समझो यार, B0 इज इक्वल टू E0 यानी B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई C हो गया, क्योंकि C स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है, तो C बराबर होता है E नॉट बटा B नॉट, तो C यहाँ आ गया, B नॉट यहाँ चला गया, तो यहाँ वैल्यूज रख दिए, निकल गया टेस्ला में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का होता है मात्र टेस्ला। चलो UE औसत ऊर्जा घनत्व, एवरेज एनर्जी डेंसिटी UE बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होता है, E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पुट कर दीजिएगा, बात समझ गए? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा इज इक्वल टू ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है ना, तो उसी चैप्टर में आता है ट्रांजिस्टर, बीटा इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, बेस करंट मतलब आधार धारा IB बराबर 5 माइक्रो एम्पियर दिया, फाइंड IE यानी इमीटर करंट कहता है, निकालो इमीटर करंट यानी उत्सर्जक धारा। तो समझो बीटा बराबर होता है IC बटा IB, ऐसे भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो याद तो रखना पड़ेगा ना फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू IC बटा IB, बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB है, अल्फा इज इक्वल टू IC बाई IE याद रखना होगा, अल्फा इज इक्वल टू IC बाई IE। तो अब देखो IC निकल जाएगा, यहाँ बीटा इंटू IB करेंगे, यहाँ वैल्यूज रख देंगे, निकल गया। अब IE इज इक्वल टू होता है IC प्लस IB, तो IC का वैल्यू यहाँ 250 हो गया, IB दिया 5 जोड़ दिए, ऐड कर दिए, 255 माइक्रो एम्पियर हो गया, IE निकल गया, क्लियर। अब याद रखना है यार यहाँ कि बीटा इज इक्वल टू IC बाई IB, तो बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, याद रखना ऑब्जेक्टिव पूछता है, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर, तो बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, क्यों होगा, क्योंकि IC का वैल्यू IB से बड़ा होता है, और अल्फा के केस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू IC बाई IB, तो IC छोटा हो, IC बाई I सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू IC बाई IE, IB ना IE, IE उत्सर्जक धारा है, IC संग्राहक धारा है, तो IC का वैल्यू IE से छोटा होता है, इसलिए अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा। अब याद कर लो, अल्फा का वैल्यू ट्रांजिस्टर में 1 से छोटा, अब बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, फिर से रख लो, अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा, काफी छोटा, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, काफी बड़ा। चलो अब लास्ट है क्वेश्चन, गिवन दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ है, H इज इक्वल टू दिया हुआ है, C इज इक्वल टू दिया, कहता है वर्क फंक्शन निकालो, धातु का कार्यफलन निकालो। धातु का कार्यफलन कई बार समझा चुके हैं कि जब फोटोन इंसिडेंट होता है, बात समझ गए,
तो जितना एनर्जी जो है फोटोन का धातु से, मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में खर्च होता है, वह एनर्जी धातु का, मेटल का, है ना, वर्क फंक्शन अर्थात कार्यफलन कहलाता है। क्लियर? तो फाई नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट भी लिख दिए, या फाई नॉट लिखो या डब्ल्यू नॉट लिखो, बात बराबर है। एच सी बटा लेमडा याद कर लो, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, एच सी बटा लेमडा। अब एच का वैल्यू दिया हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, सॉल्व करोगे निकल जाएगा जूल में। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगा। फिर से सुनो, जूल में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, तो 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम बहुत कुछ समझा भी दिए एक्स्ट्रा, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे एसी में समझाए हैं कि इंपीडेंस पूछता है एलआर सर्किट में, सीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में, तो वो भी निकाल लीजिएगा। अगर उसमें ईएमएफ ईएमएफ जो है, ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जैसे ईआरएमएस पूछ देगा तो ई नॉट बाई रूट टू कर देंगे, ई नॉट निकाल लेंगे उसमें, है ना। तो इक्वेशंस आप याद रखिएगा, फॉर्मूले याद रखिएगा, तो प्रॉब्लम जो है इजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो आप इनको प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम अगर ऐसा हुआ, फील करते हो कि इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है बोलिएगा, हम उसको भी समझा देंगे। थैंक यू।